नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं यूपीएससी वाला फाउंडेशन चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद आसम। दोस्तों, जो कल का लेक्चर था उस लेक्चर में कुछ पोर्शंस जो हैं वो मैंने देखा कमेंट में जाके कि वो ढंग से समझ में नहीं आए बच्चों को, आप लोगों को समझ में नहीं आए। जैसे कि हम बात करें मनसबदारी सिस्टम क्या था, मैं बात करूं आपसे जागीरदारी सिस्टम क्या था, और ये जाब्ती सिस्टम या जब्त सिस्टम जो वर्ड आया है ये क्या है। ये तीनों कॉन्सेप्ट पे बच्चों ने कमेंट किए हैं, आप लोगों ने कमेंट किए हैं कि ये सर समझ में ढंग से नहीं आया, एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। सो मैंने ये अपॉर्चुनिटी लिया, मैंने सोचा कि आपको एक इस पे इंडिविजुअल लेक्चर बना दूं, अच्छे से डिटेल से समझाऊं कि क्या चीज होती है, ये तीनों सिस्टम कैसे होते हैं। ठीक है, ये हम लोग आज यहां पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीक में जाके कवर करेंगे। तो मैं किसी भी प्रकार का डाउट आप लोगों के दिमाग में नहीं छोड़ना चाहता हूं, इसलिए हमने आज ये चेंज किया और मैं ये चैप्टर का ये वाले पोर्शंस पार्ट 2 करके मैं इसको बना रहा हूं, ताकि वहां पर जो आपको समझ में नहीं आया ढंग से वो आप यहां पर समझ लें। बात समझ में आ रही है? तो टॉपिक है हमारा आज मनसबदारी, फिर जागीरदारी और फिर जाब्ती सिस्टम या जब्त सिस्टम। ये तीनों सिस्टम को हम समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज में। तो यही मेरा आज का पूरा टॉपिक्स होने वाला है टू बी कवर्ड, जहां पर हम इन तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको हल्का सा रिवाइज करा देता हूं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था लास्ट वाले लेक्चर में, सो दैट चीजें जो है, स्टोरी जो है एकदम क्लियर हो जाए। एक स्लाइड में हर चीज क्लियर करा दूंगा। मैंने कहा था दोस्तों आपको कि लोधी डायनेस्टी आई थी एग्जिस्टेंस में, मैं आपको लास्ट में पढ़ा रहा था, ये लोधी डायनेस्टी आई थी। और लोधी डायनेस्टी की मैंने आपको तीन यहां पर रूलर्स बताए थे। पहला रूलर मैंने आपको बताया था बहलोल लोधी, बहलोल लोधी जो कि स्टैब्लिश करता है लोधी डायनेस्टी को। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था सिकंदर लोधी, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था इब्राहिम लोधी। ये तीन लोधीज के बारे में हमने यहां पर चर्चा करी थी, और मैंने आपसे कहा था कि लोधियों में जो प्रचा होती है वो होती है थ्योरी ऑफ किंगशिप। थ्योरी ऑफ किंगशिप, ये चीज ये लोग फॉलो करते हैं, थ्योरी ऑफ किंगशिप को फॉलो करते हैं। और मैंने इस थ्योरी का मतलब ये बताया था कि राजा जो है वो अपने नोबल्स के बराबर होता है, लेकिन यही चीज जो है वो इब्राहिम लोधी फॉलो नहीं करता है, और इब्राहिम लोधी अपने नोबल्स को डिसरिस्पेक्ट करने लगता है। इब्राहिम लोधी क्या करता है, वो अपने नोबल्स को डिसरिस्पेक्ट करता है, डिसरिस्पेक्टेड और नोबल्स। और इसी वजह से यहां पर जो आउटकम देखने को मिला वो क्या देखने को मिलता है, आउटकम प्लीज नोट करिएगा। इसका आउटकम ये था सर कि दौलत खान लोधी ने बाबर को इनवाइट किया। आउटकम वाज दैट दौलत खान लोधी DKL इनवाइटेड बाबर, नोट कर लीजिएगा एक बार, इनवाइटेड बाबर। और बाबर जो है वो पहुंचता है भारत, हिंदुस्तान से न्योता आया, हिंदुस्तान पहुंचा और यहां पर लड़ता है ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत याद आ रहा है, 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यह बैटल लड़ी गई थी इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, और इसमें बाबर जो है वो 1 जीत जाता है और इब्राहिम लोधी लॉस्ट दी बैटल। और इसी के साथ स्टैब्लिशमेंट होती है मुगल डायनेस्टी की इन इंडिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद क्या हुआ प्लीज नोट करिएगा, मुगल एम्परर या मुगल एम्पायर स्टैब्लिश्ड। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये सब चीजें, बताइए जरा। और मैंने कहा था कि जो बाबर था उसका जीवन पूरा संघर्ष से भरा हुआ था, पूरा लड़ाई से पूरा उसका पूरा टेन्योर जो है वो निकल जाता है, वो लड़ता रहता है, आखिरी दम तक लड़ता रहता है। फाइनली उसको अपनी मंजिल मिलती है जब वो स्टैब्लिश करता है मुगल एम्पायर इंडिया में। और इतना हारने के बाद भी उसके बाद भी वो क्या कहता है, वो कहता है कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति, जो सर झुकाने और कटाने को तैयार नहीं, वो नहीं हारे। ये चीज बाबर अपनी बायोग्राफी में बोलता है, ऑटोबायोग्राफी में बोलता है। ठीक है, तो ये उसका मैसेज था कि मैं अभी सब कुछ नहीं हारा हूं। उसके अंदर इतनी ज्यादा विल पावर थी, उसके अंदर इतना ज्यादा करेज था। ठीक है, इसलिए वो यहां पर इतना सक्सेसफुल होता है और वो मैसेज भी हमको देता है। देन आई टोल्ड यू कि बाबर ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, बाबर ने फिर अपना कॉन्क्वेस्ट चालू रखा। एंड देन 1527 वो लड़ता है बैटल ऑफ खानवा। याद करिए, वो लड़ता है बैटल ऑफ खानवा राणा सांगा के खिलाफ, इसमें वो जीत जाता है। फिर उसके बाद 1528 वो लड़ता है बैटल ऑफ चंदेरी, इसमें भी वो जीत जाता है, मेदिनी राय को हरा देता है। फिर उसके बाद 1529 वो लड़ता है बैटल ऑफ घग्गर, बैटल ऑफ घग्गर, और इसमें वो महमूद लोधी को हरा देता है।
ये तीनों उसके यहां पर बैटल बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल्स थी और आपको कभी कभी एग्जामिनेशन में अरेंज करने में आ जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1527 बैटल ऑफ खानवा राणा सांगा के खिलाफ, 1528 बैटल ऑफ चंदेरी, फिर उसके बाद मेदिनी राय के खिलाफ, देन 1529 बैटल ऑफ घग्गर महमूद लोधी के खिलाफ, इन सबको हराता है। एंड देन 1530 आई टोल्ड यू 1530 ही डाइज, 1530 में वो मर जाता है और इसके बाद उसका लड़का हुमायूं गद्दी पे बैठता है। हुमायूं कम्स टू पिक्चर। याद आ रही है कहानी? और मैंने इस बीच में कल आपको इस लेक्चर में यह भी बताया था जब मैं पढ़ा रहा था आपको लेक्चर कि भाई इसकी पॉलिसी क्या थी बाबर की। तो बाबर की क्या पॉलिसी थी, कैसा क्या क्या फॉलो होता था यहां पर? वो फॉलो करता था एक तरीका जिसको बोलते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि वो बाबर जो है ना, हाँ एकदम ब्लैंक टाइप का हो गया, एनीवे हाँ, तो इसको भी चाहे आप पहले मेंशन कर लो। बाबर की जो पॉलिसीज थी वो क्या क्या थी? बाबर का जब पीरियड बढ़ा, एक्सपैंड किया, उसका एम्पायर एक्सपैंड हुआ, तो कई सारे लोगों को उसने अपने साथ यहां पर जोड़ता चला गया और जिसकी वजह से कारवां बनता गया और उसका पूरा एम्पायर बड़ा हो गया। सबसे पहले जो उसने यहां पर इंपॉर्टेंट कई लोगों को जोड़ा, लेकिन दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज, दो कैटेगरी थी। एक अफगान था, अफगान क्लास थी, और दूसरा राजपूत क्लास थी। ये दो क्लास थी। अब जब वो 1504 में अपने आप को काबुल का राजा डिक्लेयर करता है तो काबुल के लोगों को प्रॉमिस करता है कि मैं जो भी जीतूंगा वो लाके तुमको दे दूंगा, आप लोगों को दे दूंगा। 1526 में जब उसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीती तो उसने सारी चीजें जो उसको लड़ाई में मिली थी वो सब कुछ जाके उसने काबुल के लोगों को दे दिया। काबुल के लोग इससे बड़े खुश हो गए और दैट इज वाई काबुल के लोगों ने बाबर को टाइटल दिया, एंड बाबर अर्न द टाइटल ऑफ, लिख लीजिएगा, मैंने बताया था आपको, ही गॉट द टाइटल ऑफ कलंदर। अब ये इसका एक बड़ा ही स्ट्रैटेजिक मूव था, मैंने आपको बताया था, बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव था। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि उसने अफगानियों को अपने साथ मिला लिया। काबुल अफगानिस्तान, तो उसने अफगानियों को अपने साथ मिला लिया। और अफगानी को मिलाने के बाद क्यों मिलाया? क्योंकि उसको पता था आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो अफगानियों की मदद से वो बाकी सारे और भी एरियाज को कैप्चर करने लगा। अफगानी जो क्लास होता है बड़ा ही लड़ाकू क्लास है, बड़ा ही भयानक योद्धा क्लास है, वॉरियर क्लास है, और उसकी मदद से बाकी सब एरियाज को और भी वो एक्सपेंशन करना शुरू करता है ना। बाबर वॉज एन एक्सपेंशनिस्ट, मैंने आपको बताया था कि बाबर एक एक्सपेंशनिस्ट था, वो अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था। और यही गलती हुई थी दौलत खान लोधी से। वो ये नहीं समझ पाया कि बाबर जो है एक्सपेंशनिस्ट है, वो इंडिया में आया, उसके न्योते पर उसने इब्राहिम लोदी को हराया और फिर भारत में वो आगे कब्जा भी करने लग गया। ये उसकी यहां गलती थी। तो बेसिकली उसको पता था आगे और लड़ाई है, उसने अफगानियों को अपने साथ मिला लिया। तो दिस वाज बेसिकली कि एक तरह से अफगानी उससे खुश हो गए। फिर उसके बाद अफगानियों को हराने के बाद उसने बोला कि भैया अब हमें हमला करना है राजपूत पे। जब उसने राजपूत पे हमला करने को बोला तो उसकी सेना ने मना कर दिया कि भैया राजपूत क्लास बड़ी ही भयानक योद्धा क्लास है, उसके सामने लड़ना बड़ा मुश्किल है, हम नहीं लड़ेंगे। तो बाबर की सेना ने लड़ने से मना कर दिया एक तरीके से। लेकिन यहां पर बाबर ने एक रिलीजियस कार्ड प्ले किया और बाबर ने कहा कि तुम लोग क्यों नहीं लड़ रहे हो भाई, वो हिंदू हैं, तुम मुसलमान हो। ये कार्ड प्ले करके उसने यहां पर अपनी अफगानी सेना को तैयार कर लिया और फिर उसके बाद जाके वो राजपूत के ऊपर यहां पर अपना कैंपेन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर कई सारे राजपूत के ऊपर कैंपेन हुआ, देख सकते हैं आप, बैटल ऑफ खानवा राणा सांगा के अगेंस्ट, ठीक है। ये सारे कैंपेन्स हैं जो राजपूत के अगेंस्ट हुए, वो यहां पर मैंने आपको बताया। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो राजपूत थे जो मुगलों के साथ जुड़ गए, मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर दिए, है ना। बहुत सारे ऐसे राजपूत थे जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू, मैट्रिमोनियल अलायंसेस मतलब शादी विवाह करके वो जुड़ गए राजपूत, ठीक है। और दूसरा था जो नहीं जुड़े थे, ठीक है ना, हु डिड नॉट प्रेफर टू ज्वाइन मुगल्स, हु अपोज्ड, या ऐसे लिख लीजिए, हु अपोज्ड मुगल्स। और जो लोग अपोज कर रहे थे मुगल्स को, जो लोग अपोज कर रहे थे मुगल्स को, उनके खिलाफ वो अपना कैंपेन चलाता था, ठीक है ना, उनके खिलाफ अपना कैंपेन चलाता था। और कैंपेन में क्या क्या हुआ मैंने आपको बताया। कैंपेन में खानवा की लड़ाई हुई, कैंपेन में खानवा की लड़ाई हुई। कैंपेन में आप देखोगे तो बैटल ऑफ चंदेरी हुई, चंदेरी की लड़ाई हुई, ठीक है। फिर आप देखोगे तो बैटल ऑफ घग्गर हुई। ये सारे कैंपेन्स जो है वो यहां करता चला गया, ठीक है। ऑफ कोर्स यहां पर घग्गर हटा दीजिए आप, लेकिन पॉइंट कहने का ये है कि जो मान गया
वो उसके साथ जुड़ गया, जो नहीं माना उसके खिलाफ बाबर एक्सपेंशन ये कैंपेन अपना चलाता था। ये सब चीजें मैंने आपको अभी तक पढ़ाई थी, ठीक है। अब इसके बाद टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था मनसबदारी सिस्टम, और मैंने आपको बताया था जागीरदारी सिस्टम, ठीक है। बच्चों का कहना यह था कि समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने दोस्त इतना टाइम 10 मिनट लिया ताकि आपको रिवाइज करा दूं कि क्या हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। चलिए अब जरा मेरे साथ यहां पर आप हेडिंग डालिए, प्लीज गिव द हेडिंग मनसबदारी सिस्टम। आइए जरा, मनसबदारी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मनसबदारी सिस्टम, और बहुत कुछ टिपिकल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं समझ नहीं पाया कि आप लोगों को क्यों इतना समझ में नहीं आया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नहीं भी समझ में आया मैं फिर से समझा देता हूं। देखो यार, सिंपल सी बात क्या है, कोई अगर राजा है तो उसका एक बड़ा क्षेत्र होगा। हाँ, मान लीजिए कि ये जो ये पूरा एरिया जो है ये उस वक्त अकबर का, देखो अकबर ने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, तो पहले चीज तो यहां पर ये पॉइंट मेंशन करो कि ये अकबर का था, ठीक है ना, ये अकबर का था, तो अकबर्स मनसबदारी सिस्टम। अब पूरा क्षेत्र है, जितना एरिया पूरा जीता हुआ है, मुगलों ने जीता है, और ये एम्पायर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, नीचे तक आप लगभग साउथ तक देखोगे आ गया था मुगलों के टाइम में। तो मनसबदारी सिस्टम क्या है जरा ये समझना है। देखो अब जाहिर सी बात है, इमेजिन करो कि अकबर है, मान लो राजा है अकबर। अब अकबर को इतना बड़ा टेरिटरी अगर एडमिनिस्टर करना है तो कैसे करेगा एडमिनिस्टर? अकेले कर सकता है? नहीं कर सकता। आज के टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट होती है, क्या वो सब कुछ देख पाते? नहीं। जाहिर सी बात है, उनके नीचे लोग चाहिए, डिप्लोमा लोग होने चाहिए जो उनको रिपोर्ट करे, उसके नीचे फिर लोग होते हैं, एक हायरार्की बनी हुई है लोगों के काम करने की, तभी जाके ग्रास रूट लेवल तक काम हो पाता है, गांव तक लोग पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीका होता है। तो अकबर समझ लीजिए जैसे यहां पर सबसे ऊपर टॉप पे है प्राइम मिनिस्टर, जैसे आज बैठे हुए आप उसके कंपैरिजन में। अब उनको अगर पूरा देश चलाना है तो जाहिर सी बात है अपने नीचे लोग चाहिए। तो किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा मुगलों के समय में, अकबर के टेन्योर में, वो बताता है मनसबदारी सिस्टम। बात समझ में आ गया? तो मनसबदारी सिस्टम क्या बता रहा है, सिंपली पहले लिख लीजिए, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो है चलेगा, ठीक है। अब अभी का टाइम तो ये है कि हाँ चलिए, एक हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, डीएम साहब होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सिविल काम करते हैं, लेकिन हमारे यहां लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक अलग आदमी होता है ना। जैसे एक आईएएस हो गया तो एक आईपीएस हो गया, बात समझ आ रही, अलग अलग होता है। लेकिन यहां पर मनसबदारी सिस्टम में जो लोग अपॉइंट होते थे, जो पूरे उस एरिया को एडमिनिस्टर कर रहे थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहे थे, प्लस उनका काम मिलिट्री का भी होता था, मिलिट्री की सर्विसेज भी वो यहां पर प्रोवाइड करते थे। बात समझ में आ रही है? इतना समझ में आया कि मनसबदारी सिस्टम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और मिलिट्री सेटअप को देखने वाले सिस्टम को हम लोग मनसबदारी सिस्टम कहते हैं, जो अकबर के समय पे चल रहा था। सिंपल सी बात हो गई। अब जरा समझिए, ये जो मनसबदारी है, ये वर्ड कैसे आता है? दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड मनसब। ये कहां से आता है? मनसब। और मनसब का मतलब क्या होता है? रैंक। क्या होता है? रैंक। बात समझ में आ गई? मनसब का मतलब क्या हो गया? रैंक। अब सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए आज अगर एक आईएएस, मतलब इतने सारे ऑफिसर्स होते हैं आज के टाइम पे, आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की एग्जाम की, तो क्या एक ही ऑफिसर बनते हैं खाली? नहीं, हर तरह के ऑफिसर होते हैं ना। डिपेंड करता है कि आपकी क्या रैंकिंग आती है एग्जाम के अंदर। आप आईएएस बनते हो, आप आईपीएस बनते हो, आप आईएफएस हो, आप आईआरएस हो, क्या आपको मिलता है? डिपेंड कर रहा है कि आपकी रैंक कैसे आ रही है कि नहीं। तो वैसे ही क्या होता था कि अकबर के टाइम पे उसने अपने अंदर अपने नीचे लोगों की रैंक को डिसाइड कर दिया था कि ठीक है भैया, तुम सही काम कर रहे हो, तुम्हारी रैंक ऊपर रहेगी। यानी बड़ा आदमी हो गया ना, कंपनी के आदमी के, मेन राजा के एकदम क्लोज हो गया, बड़ा आदमी है, थोड़ा कम काम करता है, नीचे रैंक कर दी उसकी, उसका मनसब नीचे है। मनसब मतलब रैंक। तो मनसबदारी जो है, इसका मतलब क्या हुआ? मनसबदारी बेसिकली ये ग्रेडिंग सिस्टम है, इट इज अ ग्रेडिंग सिस्टम, मनसबदारी। और इस मनसबदारी सिस्टम से, ग्रेडिंग सिस्टम से तीन चीजें फिक्स हो रही थी। मनसबदारी सिस्टम से तीन चीजें फिक्स हो रही हैं भाई। एक तो मोटा मोटा समझ में आ गया ना कि मनसबदारी का मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम और जो आपका मिलिट्री सर्विसेज वो सब काम करने हैं। तो ग्रेडिंग सिस्टम है मनसबदारी सिस्टम। इससे क्या क्या चीज डिफाइन हो रही है? देखो, इससे एक तो डिफाइन हो रही है रैंक, इससे एक डिफाइन हो रही है सैलरी,
और इससे डिफाइन हो रही है आपकी मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स या मिलिट्री आपकी सर्विसेज। ये तीन चीजें जो हैं वो यहां पर डिफाइन करी जा रही है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात आ गई कि नहीं आ गई? तो ये चीज अभी तक आई होप यहां पर समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब जरा समझिए, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं जात या जात बोलते हैं और सवार बोलते हैं। ठीक है, जरा उसको समझते हैं। तो मनसब मतलब यहां पर क्लियर हो गया अभी तो फिलहाल कि मनसब का मतलब हो गया कि रैंक। और ये कैसे निकलेगी भाई? मान लो मैं अकबर के टाइम पे एक आदमी हूं और मुझे अकबर ने कह दिया कि भाई आप जो हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप हायर रैंक पे हैं। तो जिसका जितना ज्यादा रैंकिंग होता था, रैंकिंग दी जाती थी 10 से लेकर 5000 तक, और भी ज्यादा रैंकिंग होती थी। तो जितना जो आदमी हाई चला गया उसकी रैंक उतनी अच्छी। से मान लो मैंने बोला कि भैया ये फला आदमी है, फला आदमी की रैंकिंग 10,000 है, एक अगला आदमी और है उसकी रैंकिंग 3,000 है। तो जाहिर सी बात है अब अकबर को पता है कि ये 10,000 रैंकिंग वाला 10,000 इसकी जात है, तो मतलब ये ज्यादा अच्छा है काम करने वाला आदमी, इसलिए इसको ज्यादा अच्छी यहां पर रैंक मिली हुई है। ठीक है ना? तो जात डिफाइन कर रहा है कि भाई कितनी उसकी रैंक है। एक बात समझ में आ गई? तो यहां ध्यान रखिएगा, मनसब का मतलब हो गया रैंक। अब यहां दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है जात का और एक आता है सवार का। अब जरा यही समझ लीजिए चीजों को, क्या है ये दोनों चीजें। ठीक है, देखो यार सिंपल सी बात है, कोई बड़ी टेक्निकल चीज नहीं है। अकबर के समय को इमेजिन करो, अकबर इतना बड़ा साम्राज्य संभाल रहा है, हाँ संभाल रहा है, ये है इतना बड़ा साम्राज्य उसका। अब मान लीजिए कि उस इतने बड़े साम्राज्य में अब ये भी एक एरिया हो गया, ठीक है, ये भी एक एरिया हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये भी एक एरिया हो गया, ये एक एरिया हो गया, ये एक एरिया हो गया, ये यहां बड़ा एरिया होगा, ये बहुत बड़ा एरिया हो गया, ऐसे हो गया। ये अलग अलग यहां पर इस प्रकार से क्या थे, ये आपके एरियाज को डिवाइड कर रखा था। ठीक है ना? ये लैंड को अलग अलग डिवाइड कर रखा था। बात समझना जरा बात को, इन्हीं लैंड्स को जो अलग अलग डिवाइड कर रखा है, यही चीज अभी आगे जाके इसको हम लोग जागीर कहेंगे। जागीर, जागीर मतलब पीस ऑफ लैंड। यही मैंने आपको दिल्ली सल्तनत में पढ़ाया था, इक्ता बोल रहे थे इसको, इक्ता, IQTA, इक्ता। ठीक है, और इसी इक्ता में जो लोग अपॉइंट हो रहे थे दिल्ली सल्तनत में, उसको हम लोग इक्तेदार कह रहे थे या मुक्ति कह रहे थे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? याद आ रहा है? हाँ। तो अभी मैंने क्या बताया, दो चीजें, जात और सवार, उस पर आते हैं। अब ये एरियाज हैं, ठीक है। अब क्या होता था कि ये जो आपके मनसब होते थे, मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मैं एक मनसबदार हूं, यानी कि मैं एक पोजीशन, एक रैंक होल्ड कर रहा हूं। ठीक है, मनसबदार क्या हो गया, मैं एक पोजीशन होल्ड कर रहा हूं, मनसबदार, मनसबदार, होल्डिंग अ पोजीशन, होल्डिंग अ पोजीशन, मैं कोई पोजीशन होल्ड कर रहा हूं। बात समझना जरा इस चीज को, होल्डिंग अ पोजीशन। क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है बात? तो मैं एक पोजीशन होल्ड कर रहा हूं, मान लीजिए मैं हूं, ठीक है। अब मैं, अगर मुझे बोला गया कि आपकी जात कितनी है और आपके सवार कितने, सवार क्या होता था भाई, एक तो पहले रैंक बता दी, मेरी रैंक क्या है, मैं जिस हिसाब से काम कर रहा हूं मेरी रैंक दे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया कि 5000 जात और सवार बोल दिया गया फॉर एग्जाम्पल 2000। तो अब काम कैसे करेगा, जैसे मान लो ये एक एरिया है, इतना बड़ा एरिया अकबर का है, उसमें से ये एक एरिया है। अब यहां के लिए एक आदमी है जो उसको होल्ड कर रहा है, इस जगह को जो संभालेगा। अकबर तो इतने बड़े साम्राज्य को नहीं देख सकता अकेले, तो क्या करेगा, वो अलग अलग एरियाज में पोजीशंस को होल्ड करा देगा। ठीक है, तुम इस एरिया को, मान लो ये ए एरिया है, इस एरिया को तुम देखोगे, चलो मान लो ये एरिया मुझे दे दिया गया। ठीक है, समझना जरा, ये एरिया मुझे दे दिया गया, या ये वाला एरिया मुझे दे दिया गया। ठीक है, अब मुझे कहा जाएगा कि यू हैव टू मेंटेन द आर्मी। अब ये बताओ अकबर की सेना कितनी, इतनी बड़ी कैसे हो पाई? उसने क्या किया, मनसब बनाया, मान लो मैं एक मनसबदार, मैं मनसबदार बन गया। अब अकबर ने मुझसे कहा कि भाई आपको 2000 सवार, या सवार जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैवलरी मैन, घुड़सवार की आपको यहां पर मेंटेन करनी है, यानी कि मेरे पास 2000 घुड़सवार होने चाहिए, घोड़े और उसको चलाने वाले। समझ में आया? अकबर ने मुझे क्या कहा, भाई ये वाला एरिया आपका जो है, फॉर एग्जाम्पल कोई एरिया ए है, ये एरिया को आप, इस एरिया के मनसबदार आप हैं, मैं इस एरिया की रैंकिंग होल्ड कर रहा हूं। सोचो बस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा होगा उस वक्त का, एडमिनिस्ट्रेशन, इस ए वाले एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन मैं कर रहा हूं। अकबर ने मुझसे कहा कि आपको इस एरिया को मेंटेन, इतना एरिया के मनसबदार आप हैं, आपको 2000 सिपाहियों को और घुड़सवारों को रखना है अपने पास। ठीक है, मैं रख लूंगा 2000, लेकिन अब ये बताइए 2000 सिपाहियों को रखने से हुआ क्या?
इससे हुआ ये कि मैं मनसब था इस एरिया का, 2000 सिपाही मेरे अंडर है। ऐसे ही सारे जगहों के अलग अलग मनसबदार होंगे और उनके अंडर भी सिपाही होंगे। इस तरह से टोटल मिला लोगे तो अकबर के पास वो किससे कांटेक्ट कर रहा है? मनसबदारों से। और उनके अंडर क्या है? बड़ी बड़ी उनके अंदर आर्मीज हैं, कैवलरी मैन है। समझ रहे हो? तो अकबर की जो आर्मी इस तरह से बन गई, इस तरह से अकबर क्रिएटेड दी आर्मी। इन दोनों की मदद से क्या हुआ? अकबर क्रिएटेड आर्मी। अकबर क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग आर्मी। बात समझ में आ गई? इससे हुआ क्या? अब और क्लियर करेंगे। देखो अभी क्लियर, एकदम क्लियर होगा, वेट करो बस। अब क्या हुआ? जैसे कि बोल दिया गया कि भाई आपका काम अच्छा है, मान लो एक आईएएस ऑफिसर है, आप आईएएस ऑफिसर है। अब यहां तो नाम से होता है ना, रैंक आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, आईआरएस है, आप फला ऑफिसर है, आप फला ऑफिसर है। ये तो नाम से होता है हमारे टाइम में, लेकिन उस टाइम पे ये नंबर से होता था। आपको नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल बोल दिया गया आपकी रैंक 5000 जात है, ये रैंकिंग आपकी हो गई। पहले आईएएस आईपीएस नहीं बोलते थे, ये तो अब आ गया। तो इनकी रैंक क्या हो गई? 5000। अब इनसे कहा गया कि तुम 5000 तुम्हारी रैंक है, इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है ये आदमी, बड़ी हाई रैंक हो गई। तो 5000 रैंक बड़ी हाई रैंक हो गई। अब उससे कहा गया कि आपको कैवलरी मैन या सवार रखने हैं, घुड़सवार रखने हैं, घोड़े, और उनको चलाने वाले लोग रखने हैं 2000। ठीक बात है, लेकिन अकबर ये कैसे इंश्योर करेगा कि ये जो घुड़सवार रख रहे हैं, जाट वाले लोग जो हैं, ये आपके मनसबदार हैं, ये जो घुड़सवार रख रहे हैं ये ठीक है कि नहीं? पता चला किसी को भर लिया और जब लड़ाई के लिए बुलाया अकबर ने तो मनसबदार टूटे फूटे घोड़े लेके चला आ रहा है। कभी घोड़ा लंगड़ा है, लंगड़ा रहा है, चल ही नहीं पा रहा। पता चला एक घोड़ा चने वने खा के वही टाइट है, पेट फूल गया आज। तो ऐसे घोड़े ना निकल जाएं, इसलिए क्या होता था कि इन चीजों को मेंटेन करने के लिए, इन चीजों पर निगरानी रखने के लिए क्या करते थे ये लोग? भाई इन्हीं सवारों का पहले क्या होती थी? ब्रांडिंग होती थी। ये आते थे, इनका चेक होता था घोड़े ठीक है कि नहीं, और उसके बाद घोड़े पे मार्क लगा दिया जाता था। ठीक है ना? घोड़े पे क्या होती है? मार्क लगा दिया गया, निशान लगा दिया गया कि भैया ये घोड़ा सही है, अच्छा है और फिट है ये लड़ाई के लिए। ठीक है? इस तरह से यहां पर घोड़ों की यहां पर नंबरिंग चेक होती थी और उनकी क्वालिटी चेक होती थी। बात समझ में आ गया? अब ये जो जाट थे यहां पर, ये जो यहां लोग थे, जो मनसबदार थे, वो क्या काम करेंगे, वो कैसे अलग थे? देखो जरा, अभी यहां पर और समझो जरा चीजों को। देखो अब क्या है कि ये जो मनसबदार हैं दोस्त, ये जो मनसबदार हैं आपके मनसबदार, इनको दो चीजें करनी है। क्या करना है? दो चीजें। एक हो गया इनका जात, दैट इज द रैंक, और दूसरा हो गया इनका सवार, दैट इज द कैवलरी मैन, घुड़सवार। कैवलरी मैन दैट इज द घुड़सवार। अब जरा समझो जरा, देखो देखना यहां पर अब क्या हो रहा है। अब हो ये रहा है कि भैया इन पे हमें क्रॉस चेक करना है कि भाई एक ऐसा तो नहीं है कि इनकी कुछ भी कर रहे हो, नहीं, इनकी सैलरी कितनी होगी। अब राजा ने कहा कि तुमको इतनी सैलरी दी जाएगी, तुमको उस सैलरी से अपने, तुम्हें इतनी सैलरी दी जाएगी। अब तुम समझो कि तुम कैसे उनको मेंटेन कर रहे हो। घोड़े हैं उसके पास, है ना, इस मनसब के पास क्या है? घोड़े हैं, घुड़सवार हैं, तो इनको खाना पीना देना है, घोड़ों को एकदम मेंटेन रखना है कि लड़ाइयों में काम आ जाए, जाहिर सी बात है। तो यहां पर उनको जो सैलरी मिलती थी, और इनकी सैलरी डिटरमाइन होती थी इनकी रैंक के हिसाब से। आपकी रैंक ज्यादा है, आपके घुड़सवार इतने हैं, तो राजा देख लेते हैं अच्छा इतनी रैंक है, इतने घुड़सवार हैं, तो उसको इतनी सैलरी दे दो। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर एक अच्छा जस्टिसेबल सिस्टम चल रहा था, एक रैशनल सिस्टम था। जितने घुड़सवार हैं इनके पास, उस हिसाब से सैलरी दे दी जाए, देखो मेंटेन करना है इनको। तो क्या होता था कि भैया ये जो मनसबदार था, ये जो मनसब था, ये मनसब कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है, ये मनसबदार, इस मनसबदार को एक जागीर दे दी जाती थी। ये पेमेंट कैसे करेंगे इनको? इनका पेमेंट कैसे होगा? भाई मैंने क्या कहा? मैंने कहा ना कि भैया ये जो मनसबदार हैं उनको मेंटेन करना है, सोल्जर्स को और अपनी घुड़सवार को और अपने उनको क्या कहते हैं, घोड़ों को। तो पैसे कहां से आएंगे? तो इनको पेमेंट होता था कैसे? इनको पेमेंट के दो तरीके थे। कुछ लोगों को तो कैश दे देते थे, जो आपके अभी एनसीईआरटी में नहीं बताया गया, इसको हम बोलते थे नगदी, होता है ना, नगदी पैसा, नगद दे दिया, ये नहीं बताया गया। पर यह बताया गया है कि कुछ लोगों को जागीर दे देते थे, और जागीर का मतलब क्या है? लैंड। अब ऐसा नहीं है कि लैंड का मतलब कि आप इस लैंड के मालिक, ये नहीं किया। अकबर का बड़ा ही अच्छा यहां पर ब्रेन था। उसने क्या किया? उसने कहा कि ये लैंड आपको दिया गया, इससे आप रेवेन्यू कलेक्ट करिए, इससे आप रेवेन्यू को कलेक्ट करिए, ये चीज बोला उसने।
समझ रहे हो बात को आप? उसने कहा आप रेवेन्यू कलेक्ट कर लीजिए इस चीज से। ऐसा नहीं है कि ये आपकी हो गई, ये पोजीशन हेरिडिटरी नहीं थी। आप अच्छा काम करेंगे अकबर के टेन्योर में, आपकी प्रमोशन हो जाएगा। भाई सोचो ना, हर आदमी होगा, कोई आदमी 10 रैंकिंग पे भी होगा, कोई आदमी 5000 रैंकिंग पे भी होगा। अब नॉर्मल सिनारियो है, कोई बहुत रॉकेट साइंस थोड़ी है, मैं काम अच्छा करूंगा कंपनी के अंदर, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। तो भैया उठा के मेरी रैंकिंग को 10 से बढ़ा के उन्होंने मान लो कर दिया फॉर एग्जांपल 2200 रैंकिंग कर दिया। मतलब पहले 150 किया, फिर उसके बाद 500 किया, फिर बीच में उन्होंने 1000 कर दिया, है ना। अब मैं 2000 रैंकिंग पे आ गया। ये मैं अपनी रैंकिंग बढ़ा पा रहा हूं अकॉर्डिंग टू माई वर्क। मेरा काम अच्छा तो मेरी जात बढ़ती चली जा रही है। बात समझ में आ गई? और मेरी जात ज्यादा है, मतलब मैं एक बड़ा मनसबदार हूं, तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, मेरी रैंक उससे डिफाइन हो रही है। अब जाहिर सी बात है ना, मैं AIR 1 आया, अगर कोई IAS है तो जाहिर सी बात है प्रॉपर IAS है तो उसकी यहां पर रैंक ऊपर है। कोई अगर नीचे आया, फॉर एग्जाम्पल ऑडिट सर्विसेज में आया, तो उसकी रैंक नीचे आई है, इसका मतलब। तो अकॉर्डिंगली यहां रैंक डिफर कर रही है ना। और आपका जैसा काम होगा आपको प्रमोट करते चले आते हैं। यही होता है आज की सर्विस में, यही अकबर के टाइम पे हो रहा था। जो काम अच्छा कर रहा है उसके समय उसको प्रमोट कर दिया उसने, तो उसकी जात बढ़ जाती थी। लेकिन जब जात बढ़ी तो अब समझो क्या हुआ, जाहिर सी बात है जात है तो वो व्यक्ति, वो मनसबदार, उसको एक जागीर दे दी जाएगी, ठीक है ना। और बड़ा मनसबदार हो गया, वो यहां पर अपनी उसको क्या किया, उसको सैलरी दी गई। अब वो सैलरी से, भाई कैसे सैलरी आएगी, सैलरी दी गई इसको जागीर में, लैंड में, ये उसकी सैलरी थी, ये पेमेंट है ना, ये इसकी सैलरी है। देखो सैलरी कैसे दी गई, जागीर में। और कहा गया कि भाई जागीर है, इसका मतलब वहां पर कुछ लोग भी रह रहे होंगे, तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनसे आप रेवेन्यू कलेक्ट करिए। और वो कैसे कलेक्ट करेंगे, क्योंकि राजा जो था, किंग, मुगल एम्परर जो है, भाई जाहिर सी बात है ना, किसी भी गवर्नमेंट के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, वो होता है टैक्स लगा देना। और यहां पर टैक्स इंपोज कर दिया गया था लोगों के ऊपर, और वही टैक्स को कलेक्ट करने के लिए यहां पर ये मनसबदारों को जागीर दे दी गई थी। आप इससे रेवेन्यू कलेक्ट करने का आपके पास राइट है, आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर एक और चेक क्या लगाया उसने, एक चेक ये लगाया, ये कहा कि आप यहां पर रुकेंगे नहीं इन जागीरों में। दिस इज हाउ इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम इक्तेदारी सिस्टम। इक्ता में क्या होता था, याद करिए कि जो इक्तेदार होता था वो उस जागीर में वो वहां रह भी रहा होता था, वो वहां रहता था, ठीक है। लेकिन अकबर ने क्या कहा, अकबर ने कहा कि आपके पास जागीर तो है लेकिन आप यहां रहेंगे नहीं, आप ये जो रेवेन्यू है वो अपने सर्वेंट से कलेक्ट करवाएंगे। सर्वेंट खुद भी कलेक्ट नहीं कर रहा है, बस सर्वेंट को दे दिया कि आप कलेक्ट करके ले आइए, और वो मनसबदार कहीं और सर्विसेज अपनी किंगडम के अंदर या फिर अंपायर के अंदर दे रहा था। बात समझ में आ रही है? तो सिंपली राजा ने मनसबदार अपॉइंट किए, ठीक है। मनसबदारों को दो चीजें फॉलो करनी थी, एक जात, उनकी रैंक होती थी, और इनके सवार होते थे। आपका काम के हिसाब से आपकी जात डिफाइन होगी कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी जात 10 है, 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, 2000 है, 5000 है, ये डिपेंड करेगा कि आपका काम कैसा है। रैशनल वर्क, अच्छा काम, ऊपर रैंक। अब आपकी रैंक हो गई डिसाइड, ठीक है। अब आपको कहा जाएगा कि आप इतना घुड़सवार रखिए अपने पास, और इस घुड़सवार को आपको मेंटेन करना है। तो बोल दिया गया कि आपको 2000 घुड़सवार रखने हैं। अब वो 2000 घोड़े हैं और उनके कैवलरी मैन हैं, उन्हें मेंटेन कैसे करोगे? तो जाहिर सी बात है, राजा क्या करता था, एम्परर क्या करता था, मनसबदारों को सैलरी दे दी। उनकी सैलरी क्या होती थी, जागीर, लैंड। वो लैंड में जो रेवेन्यू आता था, यानी टैक्स कलेक्शन होता था, वो कौन करता था, उन मनसबदारों का सर्वेंट, और वो लाके मनसबदार को दे देता था। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये सिस्टम थोड़ा पूरा चल रहा था। आई होप ये इसी को समझ, यही आपको समझा देता हूं कि यही चीज है जिसको बोलते हैं जागीरदारी सिस्टम, ठीक है ना, यहीं से आया। तो टैक्स जो है वो यहां पर कॉमन पीपल से टैक्स लिया गया, कॉमन पीपल से यहां पर टैक्स ले लिया गया, ठीक है। तो टैक्स जो है इनसे यहां पर कलेक्ट किया गया और दे दिया गया। दिस वॉज द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू ऑल्सो। मतलब ये आपका तरीका था किस तरह से यहां पर टैक्स लेके लोग जो है मनसब की सैलरी यहां पर बन रही थी। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। यही चीज आपका एक तरह से हो जाता है क्या, जागीरदारी। दोनों एकदम कनेक्टेड हैं, अलग अलग नहीं है। जागीरदारी सिस्टम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जागीरदारी सिस्टम क्या हो गया कि भाई एक जागीर है, यानी कि जागीर मतलब क्या हो गया, लैंड हो गया। जागीर मतलब लैंड हो गया। उस लैंड को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति कौन हो गया, जागीरदार हो गया। वो जनरली कौन हो रहा था, वो मनसबदार हो रहा था। बात समझ में आ गई? वो कौन हो रहा था, मनसबदार हो रहा था। अब वो व्यक्ति उस जागीर को संभाल रहा है,
तो भैया वो एक तरह से जागीर जो है ना, जो उसको दी गई है, वो उसकी सैलरी है। समझ में आ रहा है? अब सोचो अकबर के टाइम पे क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। डिफरेंट क्या था अकबर के टाइम में और औरंगजेब के टाइम में। देखो ये इंपॉर्टेंट है समझने को। इन अकबर्स रेन क्या हो रहा था अकबर के रेन में, दीज जागीर्स, ये जो मैंने बताया आपको जागीर है, पीस ऑफ लैंड है, वेर केयरफुली असेस्ड सो दैट देयर रेवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। अब अकबर यहां पर बड़ा ही अच्छा काम कर रहा था। उसने क्या कहा, उसने कहा कि देखो ऐसा है, यहां पर एसेस किया जाए क्या, कि भैया जितना रेवेन्यू वो कलेक्ट कर रहे हैं उस एरिया से, जितना रेवेन्यू वो कलेक्ट कर रहे हैं उस एरिया से, दैट शुड बी इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। मनसबदार की सैलरी डिसाइड करी 50,000। अब ये पता होना चाहिए कि इनकी सैलरी 50,000 है, तो ये क्या कर रहे हैं, जागीर्स, these जागीर्स were carefully assessed so that these revenues were roughly equal to the salary of मनसबदार। सैलरी क्या है मनसबदार की, 50,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 50,000 रुपए। तो वो जो रेवेन्यू वहां से कलेक्ट हो रहा है उस जागीर से, वो भी उतना होना चाहिए। जितना रेवेन्यू आया उस हिसाब से उसकी सैलरी हो गई। तो इससे क्या हुआ, जागीरदार के पास कुछ करप्टेड अमाउंट भी नहीं आया, है ना, घूसखोरी नहीं हुई। यहां पर सिंपली क्या हुआ, अगर उसके उस जागीर से इतना यहां पर रेवेन्यू बनता है, वही उसकी सैलरी है कि नहीं, ये देखा गया बस। अगर मान लो ऐसा हो जाता कि सैलरी ज्यादा है, या फिर हम ही कहें हाँ रेवेन्यू, देखो दोनों तरह प्रॉब्लम है, सैलरी ज्यादा है रेवेन्यू कम कलेक्ट हो रहा है, तो राजा को अपनी पॉकेट देना पड़ेगा, अकबर को अपनी पॉकेट देना पड़ेगा कि भैया रेवेन्यू इतना सा आ रहा है इस जागीर से, इस जागीर से रेवेन्यू जो है बहुत थोड़ा सा आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहां से रेवेन्यू हम कह रहे हैं इतने पैसे का आ रहा है, लेकिन उसकी सैलरी इससे डबल ट्रिपल है। तो मनसबदार की सैलरी को जस्टिफाई करने के लिए, मनसबदार को सैलरी देने के लिए राजा को अपने पास से देना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती कि मान लीजिए उसकी जो सैलरी है वो कम है और रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा है। समझना जरा बात को, सैलरी कम, दो दो सिचुएशन है देखो यहां पर, जो कि आगे जाके होने लग गया। अगर सैलरी कम है और रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो पैसा एक्स्ट्रा कलेक्ट हो रहा है वो मनसबदार अपने पास रख लेगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जिनसे रेवेन्यू लिया जा रहा है उससे ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। इसका मतलब यानी कि उन कॉमन पीपल को परेशान कर रहे हैं कि हमको तो रेवेन्यू चाहिए, हमको टैक्स दो। अब भले ही वो टैक्स ना पे कर पा रहे हो, लेकिन हमको टैक्स दो। दोनों सिचुएशन थी। तो अकबर के टाइम तक ये बड़ा ही सॉर्टेड काम चल रहा था। क्या, अकबर के टेन्योर तक आप देखो कि ये जो जागीर थी उनको बड़ा ही केयरफुली यहां पर एसेस किया जाता था कि भैया ये जागीर है, इस जागीर में इतनी खेती बाड़ी हो रही है, और मान लीजिए कि इस जागीर से जो पैसा निकल के आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहां से हम लोग समझ लो 5 करोड़ रुपए कमा पा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ये एसेस कर लिया कि इस जागीर से हमें जो एसेस किया, हमको यहां से कितनी खेती बाड़ी हो रही है, डिपेंड कर रहा है ना कितनी खेती हो रही है वहां पर, कितनी हमको वहां से रेवेन्यू मिलेगा, कितना टैक्स लोग देंगे, क्या करेंगे, तो वो एसेस करके आया इतनी यहां पर रेवेन्यू है। अब जाहिर सी बात है उसी हिसाब से उसकी यहां पर सैलरी फिक्स कर देते थे, ठीक है ना, उसकी सैलरी के बराबर। तो जाहिर सी बात, अब उसकी सैलरी क्या है, सैलरी उसकी लैंड है, ये जो लैंड का एरिया है ये उसकी जागीर है, यही तो उसकी सैलरी है। अब उस जागीर से कितनी टैक्स, कितना बन रहा है सैलरी, वही उस मनसबदार की सैलरी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि भाई इस जागीर से मान लीजिए 5 करोड़ रुपए पूरे बन रहे हैं, अब कम, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ज्यादा पैसे, कम पैसे बन रहे हैं, तो जाहिर अब उसकी सैलरी को जस्टिफाई करने के लिए मनसब की सैलरी को राजा को पैसे देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो जरा आगे, अभी और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो लेकिन क्या हुआ औरंगजेब के टाइम पर, देखो क्या हो रहा है औरंगजेब के टाइम पर। अब देखो चीजें डिटोरेट हो रही हैं, औरंगजेब का चीजें खत्म होने लगी मुगल अंपायर की। तो अब क्या हो रहा है, दिस वॉज नो लॉन्गर द केस, अब ऐसा केस नहीं था, एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। अब क्या दिक्कत आ रही थी, दिक्कत ये आ रही थी सर, क्या कि भैया जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, भाई रेवेन्यू उस जागीर से कितना कलेक्ट हुआ, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रेवेन्यू कलेक्ट हुआ उस जागीर से, जो भी दिखा रहा था मैं, विच वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। और जो पैसा दे रखा था राजा ने मनसब को, वो उस मतलब उससे बहुत कम था, ये समझ रहे हो? तो भाई एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वो कम है, और जो ग्रांट किया है राजा ने वो ज्यादा है। राजा ने दे रखे हैं 5 करोड़ रुपए, वो उस जागीर से निकाल रहा है 1 करोड़। तो मतलब जो असेसमेंट था वो नहीं हो रहा है, राजा की पॉकेट ज्यादा पैसा जा रहा है, ज्यादा पैसा जा रहा है मनसबदार को। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा ये कि मनसबदार की जो सैलरी है वो क्या हो रही है, वो ज्यादा हो रही है। पैसा किसको देना पड़ रहा है, राजा को देना पड़ रहा है। ये दिक्कत यहां पड़ रही थी। समझ रहे हो क्यों नहीं समझ रहे हो?
क्लियर हो गई। अकबर और औरंगजेब की टेन्योर में क्या डिफरेंस था? अकबर के टेन्योर में अगर भैया रेवेन्यू कलेक्टेड इज फॉर एग्जांपल 2 करोड़, तो उसकी सैलरी भी 2 करोड़ के आसपास होती थी। ये एसेस कर लिया जाता था कितनी जागीर, इस जागीर से कितना हमको सैलरी मिलने वाली है, हमको कितना रेवेन्यू मिलने वाला है, उसके रेवेन्यू के हिसाब से उसकी सैलरी डिसाइड होती थी। तो यहां पर अच्छे से अकबर के टाइम तक अच्छे से असेसमेंट हो रहा है, कितना अमाउंट यहां पर ग्रांट किया गया है इस मनसबदार को, इस जागीर से कितना आएगा, 5 करोड़। ठीक है, उतना कलेक्ट हो रहा है कि नहीं, ये चेक होता था। लेकिन ये चीज अब आगे जाके नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये इसलिए नहीं हुई क्योंकि औरंगजेब के बाद आप देखोगे तो, सॉरी, अकबर के बाद आप देखोगे तो औरंगजेब आते आते नंबर ऑफ जो जागीर थे, वो जागीरदार, वो बढ़ गए। उन्होंने क्या किया, जागीर मनसबदार बढ़ा दिए। मनसबदार क्या किए, बढ़ा दिए। तो मनसबदार के नंबर बढ़ गए। आप समझना जरा, मनसबदार के नंबर बढ़ गए। अब मनसबदार को वेट करना पड़ रहा है। आपने मनसब तो बना दिया, ठीक है भैया, आप आईएएस, पोस्टिंग नहीं कर रहे हो उसकी, आप मनसबदार बना दिया लेकिन आप उसकी पोस्टिंग नहीं कर रहे हो, तो भैया वो पोस्टिंग कहां करेंगे उसकी? अब नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि इतना ही है। मान लो सब मनसबदारों को दे दिया, अब क्या करोगे? अब आप सबकी जागीरों को तोड़ोगे। अब राजा क्या करेगा? कहेगा भैया एक काम करो, ये तोड़ दिया, अब यहां पर मिला के उसने एक और उसने यहां पर जागीर बना दी, या 2 जागीर और बना दी, या 3 और बना दी, समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि मनसबदार बढ़ा दिए थे आगे के राजाओं ने, ठीक है ना। मनसबदार बढ़ा दिए तो उन मनसबदारों को जागीर देनी पड़ी। जब वहां जागीर देनी पड़ी तो अब उनकी लैंड जो है वो छोटी हो रही थी, और उनको पता था उन जागीरदारों को कि भैया ये पोस्ट हेरिडिटरी तो है नहीं, और हमको कभी भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा, हमको कभी भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो वो लोगों से मनचाहा अमाउंट कलेक्ट करने लगे, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट वो कलेक्ट करने लगे कि हमको इतना टैक्स चाहिए, हमको इतना टैक्स चाहिए, और वो अपने पास रख लेते थे। समझ में आ रहा है? ये सिनेरियो यहां पर चल रहा था। तो अकबर के टाइम तक ऐसा नहीं हुआ, जितनी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से उनको उतने मनसबदार बनाए गए, और बहुत ही अच्छे से कैलकुलेशन किया जाता था, अच्छे से पहले एसेस किया जाता था कि भैया जितना रेवेन्यू है उसके बराबर ही उसकी यहां पर क्या होना चाहिए, उसकी यहां पर सैलरी होना चाहिए। तो भाई इन चीजों को यहां पर ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं। अब आप देखो, आपका जो एनसीईआरटी है उसमें जो हेडिंग है मनसबदार एंड जागीरदार, एक बार वहां पर आओ, प्लीज ओपन इट, और देखो मैं यहां पर पढ़ रहा हूं, वो चीज आपको यहां पर अभी तक मैंने बताई कि नहीं बताई, एक बार ये क्लियर कर लो, ये एग्जैक्टली वैसे हो गया कि नहीं हो गया। as the empire expanded, जैसे जैसे मुगल empire expand हुआ, different regions, मुगल्स recruited diverse bodies of people, मुगल ने बहुत तरह के लोगों को रिक्रूट किया अपने अंदर, है ना। इरानियंस थे, इंडियन मुस्लिम्स थे, है ना, इसके अलावा लिखा है अफगान्स है, राजपूत है, मराठास है। इन सब लोगों को क्या कहा गया? जिनको रिक्रूट किया गया उनको बोला गया मनसबदार। वही लाइन लिखी है, those who joined the मुगल सर्विस were enrolled as मनसबदार, उनको क्या बोला गया? मनसबदार बोला गया। पैराग्राफ इज क्लियर? ठीक है सर, आगे आइए। नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है द टर्म मनसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब, या फिर मतलब क्या है उसका? पोजीशन या रैंक। तो मनसबदार का मतलब क्या हो गया? मनसबदार जो है वो मतलब क्या हुआ? एक ऐसा इंडिविजुअल, मान लो मैं हूं, मनसबदार हूं मैं, एक ऐसा इंडिविजुअल जो एक मनसब होल्ड करे। मैं एक रैंक होल्ड कर रहा हूं, आईएएस हूं, आईपीएस हूं, आईएफएस हूं, आईआरएस हूं, जो भी हूं, एक रैंक होल्ड कर रहा हूं, ठीक बात है। अब क्या लिखा हुआ आगे? इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम। मैंने बताया ना कि ये ग्रेडिंग सिस्टम है, ये देखो मैंने ये लिखा है यहां पर आपको कि ये ग्रेडिंग सिस्टम है, मनसबदारी सिस्टम। अब क्या फिक्स किया जाएगा? मैं एक मनसबदार हूं, अब इस मनसबदारी से क्या फिक्स किया रहा है? मेरी रैंक क्या है, मैं अकबर के पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे वो एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, मैं उसमें क्या रोल प्ले करूंगा, मेरी रैंक क्या है, अकबर के कितना नीचे आऊंगा। सब हर ऑर्गेनाइजेशन की एक हायरार्की होती है ना यार, तो मेरी हायरार्की में क्या पोजीशन है वो डिपेंड करेगा, मेरी रैंक क्या है वो डिपेंड करेगा। होता है ना कि भाई मान लीजिए कंपनी का जो सबसे मालिक है सबसे ऊपर है, ठीक है, उसके नीचे जो लोग होंगे वो और नीचे हैं, उसके नीचे आदमी होगा, है ना, ऐसे हायरार्की होती है। और जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे उनकी रैंक, उनकी सैलरी चेंज होती जाएगी, यही होता है ना। तो वही चीज यहां बताया जा रहा है। अब क्या हो रहा है? इट इज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय मुगल्स टू फिक्स, क्या फिक्स कर रहे हैं? रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लिखा हुआ है मैंने, रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री सर्विसेज, या उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो यहां फिक्स करी जा रही है, ठीक है। आगे लिखा है रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जाट, ठीक है ना। यानी कि अब जाट जो है वो क्या डिटरमाइन कर रही है? वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। अभी क्या होता है? आईएएस, आईपीएस होते हैं, नाम से बोले जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त कोई नाम नहीं होता था कि भैया ये फला कमांडर, फला सेनापति, नहीं, रैंकिंग होती थी। अब भाई सोचो ना, अकबर बैठे हैं अपने बड़े से महल में, लेकिन उनका साम्राज्य इतना बड़ा है
और उनके टाइम में भी आईएएस चाहिए, आईपीएस चाहिए, आईआरएस चाहिए, है ना। हर रेवेन्यू सर्विस एक ऐसा चाहिए जो पूरा रेवेन्यू देख पाए, एक ऐसा चाहिए जो फॉरेन मिनिस्ट्री देख पाए, एक ऐसा चाहिए जो होम मिनिस्ट्री देख पाए। तो इस तरह से नाम ना होके उनकी रैंकिंग कर रखी थी, उसको जात कहते थे। यही चीज यहां बता दी मैंने आपको, यही यहां लिखा हुआ है। द हायर द जात, जैसे जैसे आपकी जात बढ़ेगी, क्या लिखा है, द मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल्स पोजिशन इन द कोर्ट। कोर्ट में नोबल की पोजीशन उतनी ही तगड़ी थी। बात समझ में आ गई। फिर लिखा हुआ है एंड द लार्जर सैलरी, जितना आपकी मनसब जात अच्छी है उतनी आपकी सैलरी अच्छी होगी, जाहिर सी बात है। आप जितना हायर होंगे उतनी आपकी सैलरी ऊपर होगी। फिर लिखा है मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। अब जो मनसबदार की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि भैया आपको सवार रखने हैं, घोड़सवार रखने हैं अपने पास। और उन घुड़सवारों के लिए क्या लिखा हुआ है, द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू। वो मनसबदार फिर अपने घुड़सवारों को रिव्यू के लिए ले आता था। क्या हो रहा है उसका रिव्यू में, भाई पहले उसकी ब्रांडिंग हो रही है, लिखा हुआ है गॉट देम रजिस्टर्ड, एक तो रजिस्ट्री करा दी भैया, हाँ ये घोड़ा अच्छा है, लड़ाई में लड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा हुआ है देयर हॉर्स ब्रांडेड, हॉर्स पे ठप्पा लगाते थे, दाग, ठीक है ना, हॉर्स पे ठप्पा लगा देते थे। एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी। और एक बार काउंटिंग कर ली अकबर ने कि भैया फला आदमी के पास, जात के पास, इस व्यक्ति के पास, मनसबदार है, इसकी ये रैंक है, इसको 2000 सोल्जर्स रखने हैं, हमने चेक कर लिए, रिव्यू कर लिए, सोल्जर्स बढ़िया हैं, ये 2000 सोल्जर रख रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग क्योंकि 2000 सोल्जर है, उसको यहां पर क्या करना पड़ेगा, सैलरी पे करनी पड़ेगी, उनको मेंटेन करना पड़ेगा, खाना पीना, घुड़सवारों को दाना अनाज चना देना पड़ेगा, उसके पैसे चाहिए। तो अकबर उनको उस हिसाब से, इनके सवार के हिसाब से यहां पर उनको क्या कर देता था, उनकी सैलरी डिसाइड कर, उनको सैलरी देता था। सैलरी में क्या दे रहा है, जागीर दे रहा है, लिखा हुआ आगे देखो। मनसबदार रिसीव्ड थर्ड फॉर नेक्स्ट पैराग्राफ, मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स। मनसबदार को क्या मिल रहा है रेवेन्यू असेसमेंट में, ये लिखा हुआ है, मनसबदार को मिल रही है जागीर, कैश नहीं, यहां पर हम जागीर की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या मिल रही है, जागीर। फिर लिखा है बट अनलाइक मुक्तीज, यानी कि इक्तिदार, मुक्ति मतलब इक्तिदार को मुक्ति भी कह रहे थे, याद करो दिल्ली सल्तनत में। अनलाइक मुक्तीज मोस्ट मनसबदार्स डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर द जागीर्स। जो मनसबदार होते थे वो अपने जागीर में नहीं रहते थे, वो यही बोल रहा है, मनसबदार जो थे वो अपने जागीर में नहीं रहते थे, और जो रेवेन्यू कलेक्शन था इस जागीर का वो उनके सर्वेंट्स, अपने सर्वेंट से कराते थे। वो देखो आगे लिखा हुआ है, बट अनलाइक मुक्तीज मोस्ट मनसबदार्स डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर द जागीर्स, दे ओनली हैड राइट्स टू the revenue, they only had the rights to revenue of their assignments which was collected for them by their servants while mansabdars themselves served in some other parts। समझ में आ गया क्या मतलब हुआ, सर्वेंट उनके कलेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू, वो खुद कलेक्ट यहां पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट पेज पे अकबर के रेन के टाइम का बताया गया है और औरंगजेब के टाइम का। यही लिखा है इन अकबर्स रेन दीज जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड, ये जागीर जो है उनको केयरफुली पहले असेस किया जाता था, क्या, so that their revenues were roughly equal to the salary of मनसबदार, उनकी जो सैलरी है मनसबदार के बराबर होनी चाहिए, वहां पर इतना पहले असेसमेंट होता था। फिर लिखा है बाय औरंगजेब्स रेन्स दिस वाज नो लॉन्गर द केस एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। जितना ग्रांट किया है मनसबदार को पैसा, उससे कम रेवेन्यू कलेक्ट होने लगा, दिक्कत बढ़ गई। अब रेवेन्यू उतना कलेक्ट नहीं हो रहा है, मनसबदार को सैलरी देनी है ज्यादा, कहां से देंगे, अपने पास से। नीचे लिखा है दिस वाज आल्सो अ ह्यूज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मनसबदार्स, और औरंगजेब के टाइम तक क्या हुआ, मनसबदार के नंबर ही बढ़ा दिए, मनसबदार के नंबर्स भी यहां पर बढ़ने लग गए। जब मनसबदार के नंबर बढ़ गए इनका मतलब उनको जागीर भी देनी है, वही लाइन अगली लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, विच मेंट लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव द जागीर, तो उनको वेट करना पड़ता है जागीर मिलने से पहले। मनसबदार तो बन गए वो, है ना, लेकिन अब जागीर नहीं है, जागीर कहां से ले आओगे, जमीन तो उतनी है ना, आप उतना कब्जा करके बैठे हो हिंदुस्तान का एरिया, तो जमीन तो उतनी है, अब नई जागीर कहां से ले आओगे, आप मनसबदार बन के बैठे हैं, पोस्टिंग नहीं मिल रही है, आईएएस ऑफिसर बट नो पोस्टिंग, सैलरी तो जाएगी ना सरकार की आपके पास, आईएएस अफसर को सैलरी तो जाएगी ना, लेकिन पोस्टिंग नहीं है, काम कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अभी भी उसके पास क्या है, उसको वहां पर पोजीशन दे रखी है। बात समझ में आ रहा है। These and other factors created a shortage in the number of जागीर्स, इससे क्या हुआ, जागीर्स में कमी आ गई, जागीर्स के नंबर कम हो गए। As a result, many जागीरदार्स tried to extract as much revenue as possible, और इस वजह से क्या हुआ, जब भी उनको जागीर मिल जाती थी तो वो जितना मन चाहे, मतलब जैसा चाहे वो एक्सट्रैक्ट कर लेते थे कि भैया जरूरत है हमको, बहुत जरूरत है, वरना क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, हमको तुरंत जरूरत है इस वक्त जागीर की, वो ये चीज यहां पर बोलते थे और कर लेते थे, ठीक है, यही बोल रहा है। औरंगजेब वाज अनएबल टू कंट्रोल दीज डेवलपमेंट्स, औरंगजेब इन डेवलपमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, और यही जाके मुगल पीरियड्स के लिए, मुगलों के लिए ये बड़ी दिक्कत बन जाता है,
ठीक है, ये तो था आपका जागीरदारी और मनसबदारी सिस्टम। लेकिन एक चीज जो और थी वो मैं आपको बता देता हूं, वो क्या कि वो थी जब्त एंड जमींदारी सिस्टम या जब्त सिस्टम। अब जब्त सिस्टम क्या है बता देता हूं आपको एक बार बहुत आसान शब्दों में कि जब्त सिस्टम है क्या। देखो यार, जो जब्त सिस्टम है ना, ये वर्ड आपने सुना होगा, जब्त करना। ऐसे पुलिस जो है या कोई भी अगर मान लीजिए सिक्योरिटी फोर्सेस है तो वो चीजों को जब्त कर लेती है, अपने कंट्रोल में करती हैं। अब यहां जब्त का मतलब क्या था? जब्त बेसिकली यहां पर ये एक रेवेन्यू सिस्टम था। क्या था ये रेवेन्यू सिस्टम था। ध्यान रखना, दिस वाज अ रेवेन्यू सिस्टम। इसको कई जगह आपको ऐसा मिलेगा लिखा हुआ, जाब्ती सिस्टम। कई जगह आपको मिलेगा जाब्ती सिस्टम, कई जगह आपको मिलेगा धसाला, ये सब नाम से इसको मिलेगा। अब इसको जब्त सिस्टम को अकबर के, आपने नवरत्नों के बारे में सुना होगा, है ना, तो जो उसमें से एक थे यहां पर टोदरमल, इनकी तरफ से ये रेवेन्यू यहां पर सिस्टम बताया गया। ये एक तरह से समझ लो फाइनेंस मिनिस्टर। कैसे होगा? इन्होंने क्या किया, इन्होंने जागीर है, हाँ है जागीर। अब उस एरिया का कहीं भी है उसका सर्वे कराया, क्रॉप का सर्वे कराया, कौन सा क्रॉप उगाया जा रहा है किस जगह। अब उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आपने क्रॉप का सर्वे करा लिया कि भैया कौन सा क्रॉप उगा रहे हो, ठीक है, कितनी खेती हो रही है ये देख लिया आपने, तो उससे पता चलेगा कि हाँ कितनी इनकम बनेगी, है ना। ज्यादा खेती, जैसे यूपी बिहार का एरिया, ज्यादा खेती होगी, ज्यादा पैसा बनेगा, ज्यादा इनकम आएगी, तो उस जगह उस हिसाब से यहां पर टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है ना। अब मान लो ये पूरा आपका एरिया था अकबर का, है ना, अलग अलग जागीर थी। अब मान लो इस जागीर में क्या फर्क है कि भैया मान लो ये जो एरिया है यहां से यहां पर इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पर उतनी इनकम नहीं है, इनकम यहां कम है। समझना जरा बात को, यहां इनकम कम, यहां इनकम ज्यादा। अब यहां इनकम ज्यादा है, यहां इनकम कम है अगर, तो क्या होगा? सोचो कि भाई अगर पूरे साम्राज्य पे एक समान टैक्स लग जाता तो लोग गाली देते कि भैया हमारे पास इतनी इनकम ही नहीं है, कितना टैक्स देंगे। तो उसने क्या किया, रेवेन्यू मिनिस्टर जो तोदरमल है, उन्होंने एक एक जगह का सर्वे कराया। यहां पर क्या है, इनकम देखी, ज्यादा इनकम है, भाई साहब इनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाओ। लेकिन यहां के लोग परेशान हैं, इतनी यहां पर खेती बाड़ी नहीं, इतना अच्छी फसल नहीं, इतना अच्छा क्रॉप नहीं, तो वहां पर उसने टैक्स कम कर दिया। मतलब वो क्रॉप वाइज भी जाके असेसमेंट कर रहा था चीजों का, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छी थी अकबर के टाइम पे। यही चीज यहां पर आगे आपको मिल रही है, यही लिखा हुआ है मेन सोर्स ऑफ इनकम किसी भी, क्या देखो जब्त एंड जमींदार के अंदर आइए, लिखा हुआ है कि जब्त द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्स। अब प्रोड्यूस कौन कर रहा है? पीजेंट्स कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, पैसा किसको मिलना है? इन्हीं लोगों को मिलना है। टैक्स भी कौन दे रहे हैं? ये दे रहे हैं। लेकिन यहां पर पीजेंट्स के बीच में और राजा के बीच में एक लोग और होते थे, दैट इज जमींदार। वो होते थे जमींदार। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो जरा क्या हुआ, इसको मैं एक बार फिर से यहां बता देता हूं आपको, ताकि आपको नोट करने में आसानी रहे, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो जरा, प्लीज सी, देखो ये बात समझ में आ गई। किसी एरिया में इनकम ज्यादा हो रही है तो उस पर उनके लोगों पर टैक्स ज्यादा लगेगा, जस्टिफाइड है ना। ज्यादा इनकम है ज्यादा टैक्स, लेकिन कम इनकम है तो कम टैक्स। ये एक जस्टिसेबल सिस्टम था। ये अकबर को, तभी अकबर क्यों था अकबर द ग्रेट, इसीलिए हो गया ना। ये समझना है। देखो यार, राजा को ऐसे देखो कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो, क्योंकि कोई भी राजा है वो अपने साम्राज्य को कैसे बढ़ा रहा है, नो मैटर हिंदू राजा है कि मुसलमान राजा है। एनालिसिस करो कि वो राजा कितना अच्छा था। और राजा अच्छा कब होगा? जब वो अपने एरियाज को, अपनी प्रजा को अच्छे से एडमिनिस्टर कर रहा है, चाहे वो हिंदू राजा हो चाहे वो मुसलमान राजा हो। अशोका द ग्रेट, वाई अशोका द ग्रेट? सब राजाओं को आगे ग्रेट लगता नहीं मिलेगा आपको इतिहास में, अशोका द ग्रेट। अकबर के नाम के आगे मिले क्यों? सिस्टम देखो उसका आप, जस्टिस है उसने। भाई ये मत देखो कि मुसलमान है क्या है, ये देखो कि भाई राजा कैसा है। असेसमेंट, आप अधिकारी कैसे, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटेड है, आपकी पोस्टिंग है, वहां पर आप कैसे एडमिनिस्टर कर रहे हैं, यही तो देखा जाएगा। अब ये थोड़ी देखा जाएगा कि तुम कौन से रिलीजन को बिलोंग कर रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो बेसिकली यहां पर तोदरमल ने क्या किया, सर्वे कराया, ठीक है, क्रॉप्स का सर्वे किया, एरिया का किया, टेरिटरी का किया, सब कुछ को सर्वे किया, फिर स्टडी करके उस हिसाब से टैक्सेशन किया गया। अब ये टैक्स किससे वसूला जा रहा था? सर्वे के बाद क्या हुआ, टैक्स लगाया गया। अब ये टैक्स किससे वसूला जा रहा था? पीजेंट से। और पीजेंट जो टैक्स दे रहे थे वो किसको दे रहे थे? देखिएगा, वो टैक्सेस यहां पर किसको दिए जा रहे थे? बीच में इनके एक व्यक्ति था जिसको, जो एक इंटरमीडियरी था, और उसको मुगल क्या बोल रहे थे? जमींदार बोल रहे थे।
उसको मुगल क्या बोल रहे हैं? जमींदार बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल है कि नहीं है जब्त सिस्टम? अब देखो आगे, आगे आपके एनसीईआरटी में नेक्स्ट पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्स। और दूसरा पॉइंट बताया गया है कि मुगलों ने जमींदार रख लिए थे, इंटरमीडियरीज थे। वही लिखा है देखो, इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट पे टैक्सेस थ्रू द रूरल एलिट्स। और वो रूरल एलिट्स ग्रामीण इलाके के अमीर लोग थे, ग्रामीण इलाके के हैं रूरल, लेकिन एलिट हैं, थोड़े अमीर लोग हैं। दैट इज द हेडमैन और लोकल चीफ एटियन। या तो हेडमैन होता था, गांव का मुखिया हेडमैन, या लोकल कोई चीफ होता था। इसी को द मुगल्स यूज वन टर्म, इसी के लिए मुगलों ने एक टर्म यूज किया, दैट इज जमींदार। तो कभी कोई जमींदार पूछे तो दिस मे बी द हेडमैन और लोकल चीफ एटियन। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बेसिक्स है। देखो फिर आगे देखो, टू डिस्क्राइब ऑल द इंटरमीडिएट, सारे इंटरमीडिएट्स को डिफाइन करने के लिए मुगलों ने वर्ड यूज किया जमींदार। तो जमींदार मतलब लोकल चीफ एटियन भी हो गया, जमींदार का मतलब हेडमैन भी हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर, अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल कैरीड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स। उसने क्रॉप यील्ड्स का केयरफुल सर्वे किया। लिखा है प्राइसेस एंड एरियाज कल्टीवेटेड फॉर 10 ईयर पीरियड। 10 साल के पीरियड में जो क्रॉप्स यहां पर ग्रो हुए उसका उसने सर्वे किया बढ़िया से एकदम। ठीक है, और फिर क्या किया? ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, इस डेटा के बेसिस पे जो सर्वे के थ्रू आया, यहां पर जो डेटा निकल के आया, अब देखो जरा क्या हो रहा है। मैं डेलिबरेटली आपको एनसीईआरटी रीड करके पढ़ा रहा हूं क्योंकि बच्चों ने कहा कि सर समझ में नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूं एनसीईआरटी रीड करो, देखो कैसे समझ में आएगा। देखो लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, ये डेटा निकल के आया, उसके बेसिस पे क्या हुआ? एनसीईआरटी कह रही है टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप। ईच क्रॉप के हिसाब से टैक्स फिक्स होता था। ईच क्रॉप, दाल की खेती ज्यादा हो रही है, ज्यादा टैक्स, मिर्ची की खेती कम हो रही है, कम टैक्स। ठीक है, तो इतना स्पेसिफिक हो गया था अकबर, इतना स्पेसिफिक था ताकि जस्टिस सिस्टम, जस्टिस हो पाए, है ना। मान लीजिए इस जगह से खेती बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन वहां सिर्फ दाली खेती हो रही है, बाकी की नहीं हो पा रही, उसमें घाटा हो रहा है किसान को, लेकिन उसने उस हिसाब से टैक्सेशन किया। वही लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। टैक्स कैश में लिया जाएगा ईच क्रॉप पे। आगे लिखा है ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स। अब देखो हर एक प्रोविंस को, जैसे मैंने बताया ना, ये सर्कल कर दिया, तो हर एक प्रोविंस को, जो भी प्रोविंस था, जैसे मान लो एक प्रोविंस, कोई एक प्रोविंस है, उस प्रोविंस में, मान लो एक प्रोविंस है, उस प्रोविंस में रेवेन्यू सर्कल्स बना दिए गए। उन प्रोविंस में क्या किया गया? उसमें भी रेवेन्यू सर्कल्स बना दिए गए। उसमें क्या लिखा हुआ है? ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स। और अपने सबके रेवेन्यू रेट होते थे, ठीक है ना, वही लिखा हुआ है। फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त। इसी को जब्त सिस्टम कहा जाता है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। क्या होता है जब्त सिस्टम? आई होप नाउ इट इज वेरी 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 क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। It was prevalent in those areas where Mughal administrator could survey the land and keep very careful accounts. ये वहीं पर जब्त सिस्टम फॉलो हो रहा था जहां पर मुगल अपना सर्वे कर पा रहे थे। लेकिन दो जगह ऐसी थी, जैसे कि गुजरात का एरिया हो गया, बंगाल का एरिया हो गया, यहां पर सर्वे नहीं हो पा रहे थे। क्यों नहीं हो पा रहे थे? अब जरा समझो, जैसे मान लो ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है ना, समझना जरा। अब ये इधर आपका बंगाल हो गया, इधर आपका गुजरात हो गया, अब दिल्ली यहां है, तो ये दोनों एक्सट्रीम एरियाज पड़ गए, डिस्टेंस पे आ गए, और डिस्टेंस पे कोई चीज को एडमिनिस्ट्रेट करना उतना आसान नहीं था। ठीक है, ये भी एक माइट रीजन यहां पर हो सकता है। आगे देखिए, इसी में आगे पढ़ रहे हैं। इन सम एरियाज द जमींदार एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर। अब कुछ एरियाज में जमींदार जो होते थे, इंटरमीडियरीज, वो क्या करते थे? वो अपनी पावर ज्यादा एक्सरसाइज करते थे। तो उससे क्या हो रहा है? वो कहते थे पीजेंट से, ज्यादा पैसे दो, और पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए, ये वो बोल रहे थे जमींदार। तो इसका मतलब पीजेंट का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। और अगर कभी पीजेंट का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुआ तो राजा महाराजा कह रहे थे जमींदार से, हमें ज्यादा पैसे दो। तो ये दिक्कत हो रही थी। तो क्या हुआ कि जब जमींदार अगर पीजेंट पे यहां पर एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, पीजेंट से ज्यादा मांग रहा है, तो जमींदार के पास पैसा जो है, मनी, खोखा, रुपया, रोकड़ा, वो क्या हो गया? वो ज्यादा हो गया। और जब ज्यादा पैसा हो जाएगा, अगर आपकी इकोनॉमी बहुत पावरफुल हो गई, इकोनॉमिकली आप पावरफुल हैं, तो आपका एम्पायर भी स्ट्रांग होने लगेगा। ये हमको हमारे टीचर्स भी सिखाते थे। इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है जमींदार की, आप अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे, भैया पैसा वैसा बहुत है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग, बहुत अच्छा कमा रहा है, तो लोग आपको एक बार कुछ बोलने से सोचेंगे पहले। लेकिन आप जीवन में कुछ नहीं करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, हर आदमी गाली देकर निकल जाता है, रिक्शे वाले को, ऑटो वाले को, सब्जी वाले को।
क्यों कर रहा है? क्योंकि एम्पायर नहीं है उसके पास, इकोनॉमी नहीं है, तो एम्पायर भी नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पॉइंट इज क्लियर और नॉट? ठीक है ना? तो अब क्या हुआ कि जमींदार के पास पैसे ज्यादा आ गए, तो ये जमींदार स्ट्रांग होने लगे, और कभी अगर धोखे से भी राजा, एम्परर, अगर वो कमजोर पड़ जाता था, तो ये जमींदार अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते थे कि हम इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है ना? मनी ज्यादा आने से क्या हुआ? ये जमींदार अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यही चीज यहां पर मेंशन है इस पैराग्राफ में। देखो पढ़ रहा हूं, देखो। इन सम एरियाज द जमींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर। द एक्सप्लॉइटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव देम टू रेबेलियन। अगर मुगल के एडमिनिस्ट्रेटर्स, फॉर एग्जांपल मनसबदार हैं, भाई क्या सिनारियो है? मनसबदार है, ठीक बात है, क्या कलेक्ट करेंगे वो? रेवेन्यू कलेक्ट करना है उनको, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ठीक बात है। अब ये रेवेन्यू एक्चुअली कैसे कलेक्ट होगा? सर्वेंट अपॉइंट कर रहे हैं अपने, लेकिन कलेक्ट कैसे होगा? कलेक्ट हो रहा था जमींदार के थ्रू। ये प्रोसेस बता रहा हूं को, अपॉइंटमेंट मनसबदार का है, किंग, एम्परर। फिर देख लो दूसरे स्लाइड में, देख लो आप, देखो जरा, कुछ कहानी ऐसी चल रही है कि भैया एम्परर बैठे हुए हैं, हाँ ठीक है, एम्परर। अब उन्होंने क्या किया? मनसबदार 1, मनसबदार 2, मनसबदार 3, मनसबदार 4, मनसबदार 5, मनसबदार 6, फॉर एग्जाम्पल, एंड सो ऑन। समझना जरा बात को। और इन मनसबदारों को जागीर दे दी गई, जागीर 1, जागीर 2, जागीर 3, जागीर 4, जागीर 5, जागीर 6, ऐसे दे दिया गया। इनको यहां पर क्या राइट दिया गया कि भैया आप क्या कलेक्ट कर सकते हो? रेवेन्यू, रेवेन्यू। लेकिन रेवेन्यू कलेक्ट कैसे होगा? बट हाउ? कैसे कलेक्ट करेंगे? वो सर्वेंट कलेक्ट करके दे रहे थे, बट क्या सर्वेंट थोड़ी जाएंगे जगह जगह? पीजेंट्स और इनके बीच में कौन थे यहां पर? अब देखिए इसके बीच में यहां पर अगर आएंगे तो कौन आएंगे इसके बाद? यहां पर आएंगे जमींदार्स, जमींदार्स, एंड देन यू हैव पीजेंट्स। पीजेंट्स जो यहां पर रेवेन्यू पे कर रहे हैं जमींदार्स को, तो जमींदार बेसिकली कभी अगर मुगल के एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये आपके मनसबदार हो गए। मनसबदार मतलब क्या हो गया? कोई अधिकारी, कोई ऑफिशियल, कोई रैंक होल्ड कर रहा है ना, कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है। तो कभी अगर ये अधिकारी बदतमीजी करेंगे इनके साथ, समझना। अब क्या कर रहे हैं जमींदार? जमींदार इंटरमीडिएट है, बिचौलिया है बीच में, तो उन्होंने क्या किया? इनको टैक्स पे किया, इनके पास क्या आने लगा? इनके पास पैसा आने लगा, मनी ज्यादा आने लगा। उससे क्या हुआ? स्ट्रांग हो गए, स्ट्रांग हो गए, स्ट्रांग बढ़ते जा रहे थे। और कभी अगर मान लीजिए इनके एडमिनिस्ट्रेटर बदतमीजी करेंगे तो जे उठा के कहते थे भैया हम आजाद है, जाओ, राजा कमजोर पड़ जाता। तो यही चीज समझाई जा रही है। इन सम एरियाज जमींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर। द एक्सप्लॉइटेशन बाय द मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स, एक्सप्लॉइटेशन बाय द मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्या लिखा है आगे? कुड ड्राइव देम, कुड ड्राइव दीज जमींदार्स, किसको? टू रेबिलियन। समटाइम्स जमींदार्स एंड पीजेंट्स, अगर कभी कभी क्या होता था, जमींदार और पीजेंट्स अगर सेम कास्ट के हो गए, सेम कास्ट के, तो ये दोनों मिल जाते थे, इनके खिलाफ बगावत कर देते थे। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि समटाइम्स जमींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट अलाइड इन रेबलिंग अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी। द पीजेंट रिवोल्ट्स चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। और फिर ये जो यहां पर पीजेंट्स के रिवोल्ट होने लगे थे, धीरे धीरे बढ़ने लगे थे पीजेंट्स के रिवोल्ट, जाहिर सी बात है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो जमींदार है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो पीजेंट्स ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। जब पीजेंट्स के रिवोल्ट हुए, दिस पेव्ड द वे फॉर, यहीं पर अनस्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है मुगल के एम्पायर में। यहां पर अनस्टेबिलिटी जो है वो मुगल के एम्पायर में आना स्टार्ट हो जाती है। बात समझ में आ गई? इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, आगे आते हैं। अब देखो यहां पर आपका अकबरनामा के बारे में दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं, आपके दिमाग में थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जरा देखिए, देखिए यहां पर, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्लीज सी। अकबरनामा, अकबरनामा एंड ऐन ए अकबरी। अब ये दोनों में फर्क क्या है, अकबरनामा और ऐन ए अकबरी? देखो अकबर ने क्या किया, अपने एक क्लोज फ्रेंड, अपने एक दोस्त को, ठीक है, और उसके कोर्टियर्स थे जो कोर्ट में थे, उसका नाम था अबुल फजल। उसको कहा गया कि भैया जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो लिखो मेरी, टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रेन।
मेरे रेन की, मेरे राज की इतिहास लिखिए। ये लिखो, ये अबुल फजल से कहा। अबुल फजल ने यहां पर 3 वॉल्यूम्स लिखी, 3 किताबें लिखी, ठीक है, अकबर के रेन की। पहला था अकबर नामा। इस फर्स्ट वॉल्यूम में उसने अकबर के एंसेस्टर्स और के बारे में बताया, अकबर के एंसेस्टर के बारे में। सेकंड जो वॉल्यूम उसने लिखी रिकॉर्डेड, उसने बताया अकबर के इवेंट्स के बारे में, जो उसने राज किया उस दौरान क्या हो रहा था। और जो थर्ड वॉल्यूम उसने लिखी वो बेसिकली है ऐन अकबरी। और ऐन अकबरी बेसिकली डिफाइन करती है कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था अकबर के टाइम पे, है ना, जैसे कि हाउस होल्ड, आर्मी, है ना, रेवेन्यू, ये कैसे आ रहा था, ज्योग्राफी कैसी थी। तो ये सब चीजें ऐन अकबरी बताती है। तो बेसिकली अकबर ने अपने क्लोज फ्रेंड और अपने कोटियर अबुल फजल से कहा कि भैया इतिहास लिखो मेरे समय का, मेरे टाइम का। उसने 3 वॉल्यूम लिखा। पहले वॉल्यूम में क्या बताया, उसके एंसेस्टर्स के बारे में। दूसरे वॉल्यूम में क्या बताया, उसके रेन के बारे में। तीसरे में क्या बताया, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। यही चीज यहां पर आप देख पा रहे हैं। द मोस्ट, ये देखिए लिखा हुआ है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। सब कुछ ये ऐन अकबरी बता रही थी। The most interesting aspect of ऐन अकबरी क्या था, is its rich statistical details about the things as diverse as crops, yields, prices, wages and revenue। हर चीज यहां पर ऐन अकबरी बताती है। ये चीज आपको ऐन अकबरी के बारे में यहां पर देखने को मिलेगा। अब एक और चीज है, दैट इज कॉल्ड एज सुल्ले कुल। सुल्ले कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुल्ले कुल ये पॉलिसी है जिसका मतलब है पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सल पीस। ये अकबर इस पॉलिसी को फॉलो कर रहा था। वाह क्या बात है। यूनिवर्सल पीस, मैंने बताया था ना आपको, व्हेन आई स्टार्टेड आई सेड 2 लेक्चर पहले कि भैया 1200 से लेकर 1526 तक यू विल सी इट इज अ पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नोबिलिटीज का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मुल्ला मौलवी लड़ रहे हैं। बट 1526 से लेकर आगे देखोगे तो इट इज अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, पीस। वो देखो यहां देखने को मिल रहा है। अकबर इस प्रोपोगेटिंग यूनिवर्सल पीस, पॉलिसी ऑफ सुल्ले कुल, इसको जहांगीर बोलता था। लिखा है जहांगीर जो अकबर का लड़का था, डिस्क्राइब्ड हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ सुल्ले कुल। सुल्ले कुल का मतलब क्या था, यूनिवर्सल पीस। यूनिवर्सल पीस। इसलिए देखोगे बाद में उसने अपने सारे धर्म के लोगों को बुलाना स्टार्ट कर दिया था। आएंगे उस बारे में और डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो मनसबदारी क्लियर हो गया होगा, जागीरदारी क्लियर हो गया होगा, जब्त सिस्टम क्लियर हो गया होगा। ये तीनों सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट थे समझने के लिए, वो होपफुली आपने समझ लिए होंगे। अब मुगल एम्पायर इन दी 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। अब देखो, अब 17वीं शताब्दी आ गई है, यानी कि अकबर का रूल चला गया है और अब चीजें डिक्लाइन करने लगी हैं। वो यहीं आपके हेडिंग में आगे यहां पर आगे आपको मिलेगा, मुगल एम्पायर इन दी 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। अब जो प्रकार का, जिस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सेटअप बनाया गया था, जिस प्रकार का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया गया था और जिस प्रकार का एक मिलिट्री सेटअप बनाया गया था, मिलिट्री सेटअप, सोचो ना यार, इतना बड़ा समाज है तो कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होगा। जैसे कि हमारे इंडिया में आज है, एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, मिलिट्री चलती है ना, कुछ सेटअप सिस्टम बनाया होगा अकबर ने भी। इतना बड़ा साम्राज्य एडमिनिस्ट्रेट करना था, वो बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से ये बहुत ही बढ़िया था, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिला कि एक्सपेंशन बहुत हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, एक्सपेंशन बहुत हुआ। एक्सपेंशन के साथ साथ आपको प्रॉस्पेरिटी बहुत देखने को मिली, प्रॉस्पेरिटी, पीस, ये सब बना रहा। लेकिन लेटर जो रूलर्स थे, लेटर रूलर्स उन्होंने इस चीज को फॉलो नहीं किया। जैसे बताया मैंने आपको, मनसबदार का नंबर ज्यादा कर दिया। तो जब मनसबदार ज्यादा हो गए तो जाहिर सी बात है हर मनसबदार के अंदर एक वो आ गया, यार पता नहीं कब हटा देंगे, इससे चाहिए अभी मनसबदार है, जागीर मिली है, जितना चाहे उतना वसूल लो लोगों से और अमीर हो जाते हैं। ये लोगों के अंदर आने लग गया था, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। वही लिखा हुआ है, द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री सेट एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू अ ग्रेट इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। बहुत प्रॉस्पेरिटी हुई, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स डिस्क्राइब्ड इट एज द फेबल्ड और लैंड ऑफ वेल्थ। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स कहते हैं भैया बहुत वेल्थ है वहां पर। लेकिन जब ये इंटरनेशनल ट्रैवलर्स इंडिया आए तो उन्होंने उस वेल्थ के साथ साथ एक नेगेटिव साइड भी देखा, दैट इज पॉवर्टी, जो बहुत ज्यादा चल रही थी, ठीक है। यहां लिख लीजिए, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आए, ठीक है, और ये दो चीजें देखते हैं। एक तरफ देखते हैं कि वेल्थ बहुत है कंट्री के अंदर, और सॉरी इनके एम्पायर में, और दूसरा एक तरफ वो पॉवर्टी भी देखते हैं। दोनों चीज एस्पेक्ट देख रहे हैं। तो ये पहले बहुत थी वेल्थ, लेकिन धीरे धीरे ये तराजू में भारी होने लगी पॉवर्टी।
वही लिखा हुआ आगे, बट दीज सेम विजिटर्स वर ऑल्सो अपेल्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी बढ़ने लगी थी, दैट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड विद द ग्रेट ऑप्युलेंस। नेक्स्ट देखिए, द इनइक्वालिटीज वर ग्लेरिंग, अब इनइक्वालिटी बढ़ने लग गई थी, बढ़ेगी क्योंकि जमींदार अगर ज्यादा पैसा खींचेगा उस पीजेंट से तो पीजेंट के पास पैसा कम बचेगा, तो वो अपने और चीजों में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। फिर पीजेंट भाई ऐसे पैसा बचता उसके पास तो अपना टूल्स खरीद लेता, कुछ अपने आप को अपग्रेड कर लेता, लेकिन नहीं, क्योंकि अब मनसब उस जागीरदार या जमींदार के अंदर यह था कि भैया कुछ ही टाइम के लिए बने हुए हैं, पता नहीं कब ले ले हमसे जागीर, जितना कमाना कमा लो। तो उस पीजेंट के पास, बेचारे के पास कुछ नहीं बचा। तो ये जो डिस्पैरिटी थी अमीर और गरीब की, वो बढ़ने लग गई। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक यहां पर डेटा लिखा है, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th सेंचुरी, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहां रेन। शाहजहां के 20वें साल के रेन में एक डॉक्यूमेंट मिलता है, वो क्या बताता है, वो लिखा हुआ है, इन्फॉर्म अस दैट द हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार्स वर ओनली 445 इन नंबर ऑफ आउट ऑफ टोटल 8000। अब वो क्या बोल रहा है, वो ये कह रहे हैं कि भाई शाहजहां के टाइम में आप देखोगे, शाहजहां के टाइम का 20th ईयर की रेन में जब वो रूल कर रहा था, तो उस वक्त का एक डॉक्यूमेंट मिलता है हमको, और वो डॉक्यूमेंट ये कहता है कि भैया टोटल जो है ना, टोटल 8000 मनसबदार थे, 8000 मनसबदार, बाप रे बाप, 8000 मनसबदार बना रखे थे, चलो ठीक बात है। लेकिन इन 8000 मनसबदार ऑफिशियल्स एकदम एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, लेकिन इन 8000 में सिर्फ आपको 445 मनसबदार मिलेंगे जो अमीर थे या फिर अच्छे हाई मनसबदार थे, जो हाई मनसबदार थे, बाकी सब बहुत कम थे। इसका मतलब क्या था कि भाई जो भी उस एम्पायर की, जो भी यहां पर एम्पायर का जो भी रेवेन्यू था, समझ रहे हो, 61% ऑफ द रेवेन्यू वॉज गोइंग टू दीज पीपल्स, यानी कि कम लोगों को मैक्सिमम पैसा जा रहा था। ये प्रॉब्लम आने लगी। वही लिखा हुआ है 445 नंबर को लिखा है, देखो रीड करो एनसीईआरटी। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहां's reign inform us that the highest ranking mansabdars were only 445 in number out of total of 8000. This small number, a mere of 5.6% of the total number of मंस, कितने मनसबदार का कितना हो गया, 5.6%। ये सिर्फ 5.6% है टोटल मनसबदार के। तो 5.5% मनसबदार, जितने मनसबदार थे पूरे, उसके से 5.5% लोगों को मैक्सिमम वेल्थ मिल रही थी। अब आज के टाइम पे सोचो कि भाई अगर खाली टॉप नॉच के लोगों को, प्राइम मिनिस्टर और उनके सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और उनके खाली एमपीज को, सबको, और फिर आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस, इन सबको मैक्सिमम वेल्थ मिल जाए कंट्री की। अब बेचारा जितना नीचे आते जाओगे उतने लोगों का सैलरी कम है, तो वो तो बेचारा मर रहा है ना। ये चीज है, ये लिखा हुआ है यहां पर, दिस स्मॉल नंबर, अ मियर 5.6% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मनसबदार्स रिसीव्ड 61.5% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर एज सैलरीज फॉर देमसेल्व्स एंड द ट्रूपर्स। मतलब ये मनसबदार हाई मनसबदार थे, इनकी रैंक बहुत ऊपर कर रखी थी, इनको सैलरी ज्यादा मिलती थी। 5.5% लोगों को एम्पायर का 61.5% रेवेन्यू दिया जाता था। 65 1.5 कर लो, वरना तुम लोग कभी लिखने लग जाओगे सर आपने तो बताया 61, किताब में लिखा है 65, 61.5, इतना परसेंट रेवेन्यू मिल रहा है। आगे देखिए, द मुगल एम्परर्स एंड द मनसबदार स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। जाहिर सी बात है, मनसबदार जो हैं, जो उनको मिलते थे पैसे, वो अपनी सैलरी, अपने गुड्स पे यहाँ पर खूब खर्चा करते थे। क्यों? क्योंकि अब ये फीलिंग आ गई थी, पता नहीं कब मनसबदारी छीन ली जाए। लिखा हुआ आगे, दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिसंस एंड पीजेंट्री हु सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस। अब इनको पैसा मिलना ठीक था, क्यों? क्योंकि भाई सैलरी मिलेगी तो ये पीजेंट से सामान खरीदेंगे, आर्टिसन सामान खरीदेंगे, आर्टिसन प्रोड्यूस करेगा, ये अच्छी चीज थी। लेकिन बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट। जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा था, सैलरी तो उनको बहुत मिल रही थी, ठीक बात है, पीजेंट्स को सामान बेचते थे, पीजेंट को पैसा मिल जाते थे, लेकिन जो पीजेंट से अब रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे ना, वो इतना ज्यादा हो गया था कि उनके पास कुछ नहीं बच रहा था कि वो अपना अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करें। यही चीज लिखा है, द पुअरेस्ट अमंग देम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ। जो गरीब से गरीब आदमी था, वो सिर्फ हैंड टू माउथ जी रहा था, जितना कमा रहा था उतना खा रहा था, बस किसी तरह से 2 वक्त की रोटी कमा रहा था और अपने आप को जिंदे रखा था, बस यही काम यहां पर हो रहा था।
तो लास्ट पैराग्राफ पे आइए, यहां पर लिखा है द इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल एलीट मेड देम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी। लेट 17th सेंचुरी में बहुत पावरफुल हो गए थे। फिर लिखा है एज अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर स्लोली डिक्लाइन, जैसे जैसे मुगल एम्परर्स की अथॉरिटी धीमे धीमे कम होती चली गई, क्या हुआ, हिज सर्वेंट्स इमर्ज्ड पावरफुल। अब वही सर्वेंट्स, वही मनसब, वही जमींदार, वही मनसबदार जब ज्यादा पावरफुल हो गया तो वही क्या कर रहे थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे। जैसे जैसे एम्पायर, अगर एम्पायर कमजोर हो गया तो नीचे से लोग इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो रहे थे। वही लिखा हुआ है, एज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर स्लोली डिक्लाइंड हिज सर्वेंट्स इमर्ज्ड एज पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर इन द रीजन। यही हो रहा था। और यहां पर वही टाइम आएगा जब देखा अंग्रेजों ने कि अरे ये तो आपस में लड़ने लग गए, एक राजा है लेकिन अंदर ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो दिस वाज अगेन द मैसेज टू द ईस्ट इंडिया कंपनी दैट द रूलर ऑफ द कंट्री इज नो मोर एक्टिव, या फिर इट इज इन ही इज इन्वॉल्व्ड इन द इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। और ये हाई टाइम है जब हमको अटैक कर देना चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे कब्जा कर लेना चाहिए। हमेशा यही दिक्कत हुई, देखो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में जब शुरू कर रहा था कि यही दिक्कत हुई जब जब एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। राजपूत के टाइम पे हुआ, इस्लामिक इन्वेजन हो गया, अरब इन्वेजन हो गया, टर्क्स आ गए। इस वक्त देखो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मुगलों में, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। हमेशा यही होगा, ठीक है। यहां पर वही लिखा है, दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज, इन्होंने अपनी नई नई डायनेस्टीज बना ली, जो छोटे छोटे लोग जो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे थे, एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध। फिर हैदराबाद अवध का रीजन इन्होंने पकड़ लिया। ऑल्दो दे कंटिन्यूड टू रिकॉग्नाइज द मुगल एम्परर इन दिल्ली एज देयर मास्टर, वो दिल्ली में बैठे मुगल एम्परर को अपना मानते थे कि हाँ भाई ठीक है ये हमारे मास्टर हैं। बाय 18th सेंचुरी द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज। और फिर 18th सेंचुरी के आप देखोगे आखिरी आते आते, है ना, बाय 18th सेंचुरी वो उनकी खुद की पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो गई थी। दिस इज द एंटायर चैप्टर जो रह गया था, और वो मैंने अब आपको डिटेल से करा दिया। मुझे लगा कि नहीं यार कहीं आप लोग को आधा अधूरा न रह जाए, इसलिए मैं आपको फिर से ये चैप्टर यहां पर दोस्त लेके आया हूं। और उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को ये पूरा जो सिस्टम है मनसबदारी का वो समझ में आ गया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो परेशान होने वाली बात नहीं है, वीडियो को पीछे करिएगा फिर सुनिएगा, क्योंकि मैंने आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर बता दिया मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी और जब्त। कुछ नहीं है, सिर्फ ये बता रहा है कि कैसे अकबर के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन होता था। जैसे आज अगर हो जाए किस प्रकार से आज के टाइम में भारत का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो पता है भैया प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके मंत्री हैं, ऐसे अकबर होते थे, उनके लोग होते थे, मनसबदार बना दिए जेलों में, प्रोविंसेस में, जागीर में दे दिया। जागीर को आप देखोगे, रेवेन्यू आप कलेक्ट करोगे, उनको जागीर दे दी गई एज सैलरी, उनको अपने सवार को मेंटेन करना था। ये सब चीजें हैं। सुकून से कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा, आपको सब समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले वाले वीक में अपने नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है, ताकि मैं आई होप ये आपको बात सही लगी होगी कि ठीक है सर आपने अच्छा किया कि आपने समझा दिया, क्योंकि जल्दी जल्दी में ऐसा ना हो कि इंपॉर्टेंट जो बेसिक्स है वो मिस हो जाए। क्योंकि दोस्तों यार यही बेसिक है ना, क्लास 7th क्यों पढ़ा रहे हैं। अगर क्लास 7 की चीजें मिस आउट हो गई कि चलो बड़ी क्लासेस में आएगा फिर समझ लेंगे, तो फिर 7th पढ़ने का मतलब क्या रह गया। इसीलिए मैंने ये टॉपिक को दोबारा लिया है आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा, मुझे स्ट्रीक नंबर बता दीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट लिख दिया करिए, मैं पढ़ता हूं, मैं रिप्लाई करूंगा उस कमेंट पे, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।